गुड इवनिंग ऑल, मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे इनमें से, है ना, तो आप कंफर्म कर लें कि यहीं से ये पढ़ के जाएँ, है ना। आपको लगभग 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में, 11th वालों के लिए और 12th वालों के लिए जितना भी बेसिक्स होगा इधर से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जल्दी देख लें परमाणु संख्या, है ना। आप नोट्स बना लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो बार बार एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो देखिए इसे आप परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आपके बच्चों, ठीक है, तो उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, बराबर बराबर संख्या में होते हैं दोनों। लेकिन प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, ध्यान रखना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी बराबर नहीं होती है ना। चलो, नाभिक के अंदर होते हैं दो चीज़ें, कौन कौन सी? देखो, नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाभिक के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, इनको अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हुई अपन क्या कहते हैं, दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। चलो, द्रव्यमान संख्या की बात करें बच्चों अगर अपन, तो प्रोटॉन की संख्या, जो आपकी प्रोटॉन की संख्या है ना, उसको अगर आपने जोड़ दिया और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर आपने जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है? द्रव्यमान संख्या। क्योंकि इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं एटॉमिक मास, इसलिए अपन ए से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या हम अगर ऐसा लिख देते कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये द्रव्यमान संख्या बन जाता? बिल्कुल बन जाता। ठीक, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो आपका आ जाता? बिल्कुल आ जाता, है ना। तो आपका ऐसा भी बन सकता है ये सूत्र। चलिए, संभारिक 12th वालों को पूछा जाता है और 11th वालों को तो पढ़ना ही है ना, क्योंकि उनके पेपर में आना है। देखो, जिसमें समान द्रव्यमान संख्या हो परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चों? इसकी समान हो। ठीक है, जैसे इनका भार क्या होगा? समान हो, है ना, जबकि इनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो। देखो, तो इसकी 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या, जबकि इसकी नाइट्रोजन की कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है? देखो, नॉर्मली जो आपका कार्बन होता है उसकी परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना, भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं जिसको अपन, नॉर्मली तो 12 होता है। लेकिन क्या होते हैं, कोई कोई कार्बन का क्या होता है? 12 भी होता है ना, द्रव्यमान संख्या। इस कारण से अपन क्या करते हैं, तो उसको ले लिया अपन ने और इसको ले लिए, तो ये इसके जो 7 वाले आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों के, है ना, तो ये कहलाएंगे बच्चों इस कारण से संभारिक। तो आपको उदाहरण बताना पड़ेगा कि जैसे कि 6C और 14 है इसकी द्रव्यमान संख्या, इसकी 7N और 14 है इसकी द्रव्यमान संख्या। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्लियर कर दिया हम स्क्रीन। नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक में एक अच्छी बात होती है कि इसका जो अपन ने ऊपर पढ़ा ना, उसका जस्ट उल्टा। जैसे ऊपर क्या हो रहा था? द्रव्यमान संख्या क्या हो रही थी? समान हो रही थी। यहाँ पे परमाणु संख्या समान हो जाती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों क्लासेस के लिए, है ना, 11 12 वालों को, तो ध्यान से पढ़ना इसको। अब ये बार बार ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है आपको, जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, परमाणु संख्या होती है H, ठीक है, H की क्या होती है? 1, और इसका परमाणु भार क्या होता है? 1। ठीक है, जबकि ये हाइड्रोजन का क्या होता है? समस्थानिक ही होता है, एक परमाणु संख्या 1 होती है लेकिन भार क्या होता है? 2 होता है इसका। ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1, जबकि द्रव्यमान संख्या भार क्या होता है? 3। तो एक के लिए कहते हैं बच्चों अपन प्रोटियम, और जबकि अपन इसके लिए कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसके लिए कहते हैं अपन ट्राइटियम। तो ऐसा पेपर में आता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखिए, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कार्बन के समस्थानिक में इनके पर्टिकुलर कोई नाम नहीं होते, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं इनको भी, है ना। ये सब कितने कितने 6 नंबर पे आते हैं, आपको पता है, लेकिन इनके जो भार हैं वे अलग अलग हो जाएंगे, है ना। चलो, अब आपको क्वेश्चन पता है कैसे पूछते हैं? 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ये देखो, आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि x की जगह मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा तत्व आएगा। तो बच्चों आपको आएगा पेपर में कि परमाणु का पूरा नाम, व कितने न्यूट्रॉन हैं, या फिर आप ऐसा पूछ सकते कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर कितने प्रोटॉन हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते थे वो। ठीक है, तो अभी हमने आपको सूत्र सिखाया था ऊपर, क्या सिखाया था? ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर मतलब A बराबर क्या होता था? Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यही होता था। तो हम एक बात बताइए, आपको ये क्या है, आपको पता होगा
इसको आप परमाणु संख्या भी कहते हैं, इसी को आप प्रोटॉनों की भी संख्या कहते हैं, ठीक है, इसी को आप इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है आपकी वो कितनी है 14, परमाणु क्रमांक कितना है आपका 7। अब न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं, तो n ही रहने दो। अब 7 उस तरफ चला जाएगा, है ना, तो -7 हो जाएंगे, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आ गई 7। तो देखो जरूरी नहीं है कि सबकी न्यूट्रॉन में ऐसा ही हो कि जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, कहीं कहीं क्या होता है न्यूट्रॉन कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है कि बस आपने नॉर्मल रट लिया है, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, जो अपन ने सॉल्यूशन किया ना ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ को आप करेंगे, ये पेपर में कल क्वेश्चन आएगा, आपको देख लेना, ऐसे ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। अभी हम आपको हमने आगे उदाहरण डाल दिए है ना। एक ही आता है कि आपको देखो इसमें पूरा पूरा लिखा है, अब इसमें कहेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी ज्ञात करनी है। अब आप क्या करेंगे, देखो जो भी आपको निकालना है, तो परमाणु भार आपको दिया है, देखो ऊपर वाला होता है परमाणु भार बच्चों, इसको ध्यान रखना, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या होता है परमाणु क्रमांक, या नॉर्मल अपन कहें, ठीक है। तो परमाणु संख्या कहते हैं किसके लिए अपन, इसके लिए, है ना, और इसको क्या कहते हैं अपन द्रव्यमान संख्या, ठीक। चलो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये भार कितना है आपका 80, ठीक है। इसके बाद में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है आपकी, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या आपको दी है 35, क्यों, क्योंकि जितनी आपकी परमाणु क्रमांक होता है वही आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या अलग है, ये सब चीज़ एक ही होती हैं। तो जो परमाणु क्रमांक और संख्या है ना, वही आपकी क्या होती है, वही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक। चलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी n, तो आप n लिख दीजिए, x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे n से दर्शा दे तो n ही सही रहेगा। अब क्या होगा, इस 80 तो था, इधर 35 ले आए अपन, n बराबर, ठीक है, तो n बराबर आपका कितना बन जाएगा, ठीक। तो इसमें से आपके 10 में से 5 गए तो बचे 5, और 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, 45। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों आपकी 45, है कि नहीं, समझ गए आप लोग। तो इन दोनों में आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल के लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेंगे क्या आप लोग, ठीक। तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा एक। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों ये क्वेश्चन आपको कल आएंगे, 11th वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। अब आगे देखिए कॉन्सेप्ट पे चलते अपन, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, है ना, अपन उस तरफ बढ़ गए हैं अब अपन। तो सबसे पहले देखो जी होते SPDF होते ना, ये होते हैं बच्चों आपके उपकोष, क्या होते हैं उपकोष। अब इनके अंदर होते हैं बच्चों आपके कक्षक, क्या होते हैं कक्षक। तो S का जो कक्षक होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही कक्षक होता है S में, जबकि P में बच्चों आपके टोटल 3 कक्षक होते हैं, ठीक है, देखो ये ध्यान से 3 कक्षक होते हैं। इसके बाद में आपके टोटल D में कितने कक्षक होते हैं बच्चों आपके 5 कक्षक होते हैं ना, आप जानते हैं, ये 3 हो गए और ये 4 और एक आपके 5 कक्षक हो गए, ठीक है। जबकि बच्चों आपके F में कितने कक्षक होते हैं, ठीक है, F में बच्चों आपके 7 कक्षक होते हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने 7 कक्षक हो गए इसमें, है ना। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अच्छा हम एक पॉइंट वाली बात बताएं, ठीक है, जो यहाँ तक आ गए हैं। देखो एक कक्षक में बच्चों अपन कितने मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है, कितने भर सकते हैं 2, 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। अब ये अपन आगे सिखाते हैं। अब आगे देखो, ठीक, सबसे पहले नंबर परमाणु की तटस्थ अवस्था में, ठीक है, कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, ठीक। इसी को बच्चों अपन अब्बाउ का नियम कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो एक हम क्या बना के टेबल बना के दे रहे हैं आपको, ऐसे ही बनानी है टेबल अभी हमारे साथ, है ना, तो आपको इससे आप समझ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आप लिख लो 1s लिखेंगे, फिर आप 2s 2p लिखेंगे, फिर आप 3s 3p 3d लिखेंगे, फिर आप 4s 4p 4d लिखेंगे, फिर 4f लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे आप 5s 5p 5d और 5f लिखेंगे, फिर 6x 6p और 6d लिखेंगे, फिर 7s 7p लिखेंगे। आपने ये लिख दिया। अब देखो अपन बंदूक चलाएंगे, तीर चलाएंगे इधर से, ठीक। देखो सबसे पहले नंबर बच्चों आपको इधर से तीर लगा मारा, इधर से आए, फिर आपने अपने घर की तरफ वापस लौट आए जहाँ से आपने आए थे चलाए थे ना। अब गए वापस,
फिर इधर से आपने क्या किया, तीर चला दिया, ठीक। फिर यहाँ से वापस लौट के फिर अभी वापस जाना है ना, किसी में वापस नहीं टकराना आपको, है ना, वापस में किसी से नहीं टकराना है, वापस तो आपको लौट आना है फिर, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इधर से अपन ने इसमें तीर मारा, पहले इसमें तीर मारे तो इसमें भी घलेगा फिर, है कि नहीं, पहले इसमें घला तीर और फिर इसमें घलेगा, है ना, और फिर आपने फिर बाहर निकल गए, निकल लिए। अब देखो इधर से फिर आप वापस हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे बिना किसी से टकराए, है ना। देखो सामने से जब तीर मारोगे तो दो में टकरा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या करना है, पहले फिर से तीर मारा तो पहले पी में घलेगा और फिर किस में घलेगा, एस में घलेगा, देखो ध्यान से, है कि नहीं। फिर आप वापस चले गए, ठीक है। वापस में किसी को नहीं मारना है, वापस में तो तुम चुपचाप निकल दें, इसलिए दूर दूर लिखना थोड़ा, है ना, हमने दूर दूर नहीं लिखे हैं। इसके बाद में फिर आप डी में मारोगे तीर, फिर आप इसमें मारोगे और फिर आप मारोगे पी में, 4P में, है ना। 4P के बाद में बच्चों आपका फिर इसमें भी एस में भी घल जाता, 5S में भी, ठीक। और एस में घल के सीधा वापस, अब इधर से आपको वापस हो जाना है, ठीक है, यहाँ से आपको वापस होके चला जाना है, ठीक है। यहाँ से आप चले गए, वापस आ गए, फिर आपको तीर मारना है, फिर आप किस में मारोगे, 4D में, फिर आप किस में मारोगे बच्चों, 5P में तीर मारोगे, फिर इसमें मारोगे आप 6S में, फिर आप फिर से वापस चले जाएंगे ना पूरे वहीं तक, देखो ध्यान से, यहाँ तक चले जाएंगे ना, अपने घर तक चले गए। फिर इसको 4F को मारे तीर, फिर आप 5D को तीर मारे, 6P को मारे, 7S को मारे, ठीक है। फिर आप वापस चले गए। चाहो तो इनको थोड़ा सा आप दूर दूर लिखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, देखो इनको ऐसे थोड़े से दूर दूर लिखना है ना। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर कंटिन्यूसली इधर से वापस जाएंगे अपने घर पे और फिर इसमें तीर मारेंगे सबसे पहले, फिर इसमें तीर मारेंगे, फिर इसमें मारेंगे और फाइनली यहाँ से वापस बाहर आ जाएंगे, समझ गए। तो लास्ट में आप देख रहे हो ना, आपका ये बन गया पूरा। इससे आपको करना क्या है, देखिए सबने बना लिया। अब देखो हम एक चीज़ बताते हैं आपको, है ना। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो कि जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, इनको आप जमा के अब लिखो। तो देखो सबसे पहले तीर किस में घल रहा है, हम ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं। सबसे पहले 1S में घल रहा है ना तीर, फिर किस में घल रहा है, ध्यान से देखो ऊपर आपने बनाया होगा, 2S में घल रहा है, फिर 2P में घल रहा है क्या, फिर 3S में घल रहा है क्या, हाँ, फिर 3P में घल रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, फिर 4S में घल रहा है, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में फिर 3D में घल रहा है, उसके बाद में देखो ध्यान से, हाँ बिल्कुल, देखो 4S के बाद में सीधा कहाँ घल रहा है, 3D में, उसके बाद में किस में घल रहा, 4P में घल रहा तीर, फिर 5S में घल रहा है ना, फिर वापस चले जाएंगे तो 4D में घल रहा तीर, फिर 5P में घल रहा है, फिर 6S में घल रहा है ना। अब आप समझ गए होंगे, इतनी चीज़ आप समझ, एस को थोड़ा ऐसा बना ना कि 5 के जैसा ना लगे आपके, है ना, ध्यान से, वरना 15 कहने लगो इसको। चलो अब आपने देख लिए, अब इनका मतलब क्या है। तो बच्चों ये ऊर्जा के स्तर हैं, अगर अपने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे ना तो फिर इसमें भरने हैं, फिर इसमें भरने, फिर इसमें भरने, फिर इसमें भरने, है ना, एक के बाद एक। ये सूत्र बना दिया हम आपका लगभग। बच्चों इसको ही आपको अब्बाऊ का अगर प्रिंट नियम आ गया तो आप यही बना के आएंगे पेपर में, समझ गए क्या सब जन, ठीक है। अब देखो अब ये सूत्र काम में आने वाला है तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। चलो अब पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, ठीक है। अब पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या कहता है, देखो तो पाउली अपवर्जन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन चलें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर रह सकते हैं एक कक्षक में। हमने अभी पहले ही बताया था कि बच्चों इसके अंदर जैसे है ना, तो एक डिब्बा के अंदर सिर्फ 2 चीजें रह सकती हैं बस, ठीक है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत। इतना सरल है ये, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, इसे हम पाउली अपवर्जन का सिद्धांत कहते हैं। आप बता देना कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे आपने एस का बनाया, एस उपकोष का कक्षक बनाया, एस उपकोष में आप जानते एक कक्षक होता है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। हमने कहा पी उपकोष, ठीक है, तो पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं बताओ, 3 होते ना, तो इसमें 2 भरे जाएंगे, ठीक है, और फिर और इसमें भी 2 भरे जाएंगे आपके, इसमें भी, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन में भी तो हमने भर दिए, लेकिन रियल में ऐसे नहीं भरे जाते। पहले क्या होता है, एक एक सब में भरा जाता है। तो जो एक एक सब में भरा जाता है ना, इसी चीज़ के लिए बच्चों अपन क्या कहते हैं, इसी चीज़ के लिए अपन हुंड का अधिकतम बहुलता का
नियम कहते हैं ना, बहुकता का नियम कहते हैं इसी चीज़ के लिए। अभी हम समझाते हैं आपको। आप ये वाला ऊपर वाला समझ गए, अब हुंड का नियम देखो। ठीक, अब मैंने लिखा कि देखो हमने बता दिया क्या कि एक कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, ये तो बताया था किसने, पाउली अपवर्जन ने। लेकिन हुंड ने क्या बताया था, ये देखो। अब मान लो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अब मान लो 2 कोश आ गए आपके, ठीक है। पहले अब ये पी वाले उपकोश में देखें, मान लो एस में 2 भर दिए, ठीक है चल जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा कि मान लो अगर इधर पे आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4 भरने। तो देखो इन डिब्बों पर इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इसमें भर दिए 2 इसमें भर दिए, एक डिब्बा खाली छोड़, नहीं। पहले बच्चों आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरने हैं, फिर से वापस आना तो इसको ऐसा उल्टा भरना है ना, तो ऐसा समझना है आपको। तो इसी को बच्चों आप क्या कहते हैं, हुंड का नहीं, हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग परिभाषा लिख के दी है हमने। एक ही उपकोष्ठ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष्ठ में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। देखो हमने क्या कहा था, जब तक एक एक ना आ जाए, जब तक अपन को दूसरे में ऐसा नहीं करना, एक में 2 भर दिए है ना, इस चीज को ध्यान रखना। समझ गए आप लोग हुंड का अधिकतम बहुकता का नियम, है ना। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, चलिए अब चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम सिखाते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आप क्या करेंगे, हमने अभी जो ऊपर लिखा था ना वो सूत्र बनाया था, अब वो सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब अच्छा अब लोग याद करो, ये नियम किसने दिया था, अब्बाऊ ने। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, अब्बाऊ का नियम, है ना। तो ये सूत्र देखिए, 1s तीर चलाए थे अपन ने, देखो थोड़ी देर पहले, 2s 2p 3s, है ना, फिर 3p 4s, ठीक है, 4d, ठीक है, 4p 5s, है ना, फिर 4d। एक सेकंड, कुछ गलती कर दी है क्या। सबसे पहले किस में जाता है, 3s में, है ना, 3s के बाद में 3p में, फिर जाता आपका 4s में, फिर 3d में जाता पहले, है ना, फिर जाता आपका 3p में, 3p के बाद में 5s में जाता है आपका, है ना, इसके बाद में आपका जाता है 4d में। इधर तक की बहुत है, और बाकी के आप आगे के चाहें तो लिख लेना, है ना, क्योंकि इससे आगे आपको जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की। ठीक, 12th वालों को होती है तो उनको पता है क्या करना है, चलो उनको हम 12th वाली क्लास में बता देंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन अपन को भरने हैं, अब हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए इनका, है ना। और वैसे परमाणु क्रमांक अगर पता है आपको तो लिख सकते हैं। देखो हाइड्रोजन का होता एक ही होता ना इलेक्ट्रॉन, तो देखो सबसे पहले क्या एस आता है, तो आपने लिखा दिया 1s, लिख दिया 1s। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना, एक, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इधर पे लिखते हैं अपन ऊपर क्या, इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चों, परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हमने इसलिए लाइन से जमा के लिखे हैं ना, तो 2 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। तो देखो 1s तो आप जहाँ कहते हैं लिखे हैं, ठीक है, सूत्र के हिसाब से चलें, लेकिन s में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कक्षक होता है ना। एस कोष में कितने कक्षक होते हैं, एक, इसलिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चलो इसका पूरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ हो गया। अपन अगर लिथियम का देखें तो कैसा बनाया जाएगा भैया, देखो सबसे पहले 1s में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरे जाएंगे। अब वही भैया अपना एक और बच रहा, क्योंकि 3 नंबर पे होता है लिथियम, तो एक कहाँ भर देंगे आप, 2s उठाएंगे सूत्र के हिसाब से, है ना, तो एक इसमें भर देंगे आप। हो गया कि नहीं हो गया, नेक्स्ट चलें अपन, चलो 1s2 और 2s2, ठीक है, ये इसका हो गया। क्या अगला वाला आप बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप ध्यान से देखना, है ना, कि 1s2 2s2, ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2p1 कर दिया आपने, ठीक, ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग ध्यान से देखना, है ना, तो आपके टोटल कितने, 5 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, ठीक, क्योंकि 5 ही नंबर पे होता है बोरॉन, है ना। अब कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, तो देखो पी में कुल 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 6 तक। अगर 6 से ज़्यादा हो रहे तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाना, है ना, क्योंकि देखो जैसे मान लो आपने इधर तक कर दिए 6, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, अगर 6 के बाद में आपको और ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन भरने की, तो फिर आप 3s में जाना, फिर 3s के बाद में किसके में भरने जाओगे, इसमें जाना,
ठीक है। मान लो ये अपनी बसें हैं कि इसमें इस बस में 2 लोग बैठ सकते हैं, इस बस में 2 लोग बैठ सकते हैं। अगर इसमें भर जाएगी बस तो अपन कहाँ चले जाएंगे, 2P वाली बस में चले जाएंगे। जब इसमें भी भर जाएंगे तो 3S वाली बस में चले जाएंगे, फिर 3P वाली बस में चले जाएंगे, फिर 4S वाली बस में चले जाएंगे। आप समझ गए क्या? ठीक है। अब आप लोग इनके कर लेंगे तो आपको करने हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दे रहे हैं, ठीक है। आप लिख लेना, हम आपको बना के दे रहे हैं किसका, सोडियम का। ठीक है, देखिए सोडियम होता है बच्चों 11 नंबर पे, आप जानते हैं, ऐसा लिखते हैं इनको, है ना। देखो तो हम लिखें, देखो 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए आपके 11 में से। आपके कितने और बचे? अभी आपके 6 हमने इसमें भरे थे, 10 हो गए। अभी आपका कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। अब 1 किस में जाएगा? हमने कहा था देखो P में अगर बस खत्म हो जाए अपनी, है ना, तो फिर 3S में चले जाना, 3S वाली बस में चले जाना। तो आप फिर क्या लिखोगे? अच्छा इनका पूरा 3S, तो 1 बचा, तो सिर्फ आपको 1 भरना है इसमें। समझ गए आप? अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा और डिटेल में समझना हो तो हम एक चीज़ बता देंगे। खैर ठीक है, आपको क्लास में बताया, छोड़िए अभी नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। अब देखो 1s2 इसका आप भर लेना है ना, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक। इसमें बाद में कितने भरे गए इलेक्ट्रॉन? 2 भरे गए, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको देखो, आप क्रोमियम है और जो कॉपर है, ठीक है, इनका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में। अब बाकी के लोग आप बना लेंगे, है ना, उनका लिख लेना बिल्कुल लाइन से जमा के। अब क्रोमियम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन आया है क्योंकि। तो देखो सबसे पहले नंबर अपन क्या करेंगे बच्चों, क्रोमियम के लिए जमाएंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। कितने भरे गए गिनो? 10 भरे गए, 24 भरने अपन को टोटल, है ना, क्योंकि 24 नंबर पे आता है। फिर आप क्या करेंगे, 3s2, फिर 3s के बाद में 3p में जाते हैं ना अपन, हाँ बिल्कुल। तो p में कितने भर देंगे? 6। टोटल कितने भरे गए गिनो? 2 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हुए? 18। 18 इलेक्ट्रॉन तो तुमने भर दिए। अब इसके बाद में, अब इस बस में तो इतने बनेंगे। अब नेक्स्ट बस कौन सी आती है अपनी? 4s वाला डिब्बा आता है ना, तो 4s वाले डिब्बे में भर दिए अपन ने। अभी आप सोचना नहीं कि कहाँ से आ रहा है, अपन ने अभी सूत्र बनाया है ना ऊपर, 2 इसमें भर दिया आपने। कितने? 20 हो गए कि नहीं हो गए? अब आपके कितने और बच रहे? 4, ठीक है। अब 3d, तो तुमने बच्चों डी में कितने भर सकते? 10 भर सकते मैक्सिमम, लेकिन अपन को भरने कितने हैं अभी? देखो ये हो गए आपके 10, ये हो गए आपके, ये भी 10, तो 20 हो गए टोटल। डी में आपने टोटल 4 भर दिए। समझ गए कि नहीं? समझ गए। लेकिन बच्चों क्या है कि ई होता है सामान्य तरीका, ठीक है, आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी देखो आप, ठीक है, क्योंकि अपवादों से भरी पड़ी है अपनी केमिस्ट्री, ठीक। देखना, तो इसका क्या होता है, अपवाद होते हैं ये दोनों चीज़ें, है ना। अभी आपको ये अपवाद पढ़ने, वैसे अपवाद बहुत सारे मिलेंगे आपको, अपवाद, ठीक, एक्सेप्शन। अब देखो क्यों क्यों अपवाद है, तो आपको देखो नॉर्मली इधर तक तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है, ये तो आपने पूरा बना दिया, ये सही किया आपने ना इधर तक। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये है ना, ये कहते ये 4 वाला है ना, डी वाला ये खींच लेता है इससे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका देखो अपन वो डिब्बा बनाए, तो इसका उपकोष कैसा बनता है? ऐसा बनेगा ना, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसके, और जबकि इसके कैसे भरे जाएंगे? डी के, देखो डी के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं बच्चों, आपके 5 होते हैं उपकोष, आप जानते हैं, ठीक है। तो डी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक इसमें भरा गया, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब ये क्या है, अपन ने एक चीज़ पढ़ा था, ठीक है, कि एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम आ जाना चाहिए, है ना। तो इसी कारण से अपन ने क्या कहते हैं कि जी भैया कहते कि भैया हम एक घर आना तो खाली पड़ो है, अपन तो मित्र ही मित्र हैं, तो अब एक इलेक्ट्रॉन दे दो हमें। तो इनने क्या कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देते, ये दान कर देते हैं, है ना। तो ये कैसा बन जाता है, इसके पास में सिर्फ रह जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास हो जाते बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास हो जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो 2 इधर, अच्छा एक इधर पे आ जाता पहले, एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। अब आपको ये चीज़ जानकारी है कि हुंट ने कहा था कि इकट्ठे आपको 2-2 नहीं भर देने हैं, ठीक है। क्यों नहीं भर देने हैं? क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाती है ना, ऊर्जा का स्तर पता नहीं चल पाता है। इसी कारण से हुंड ने अपना नियम दिया, जिसे हम हुंड का अधिकतम बहुता का नियम कहते हैं। समझ गए? ठीक है, तो कैसा बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो एस की जगह पे तो अपन का 4s2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 4s1 और 3d कितने लिखेंगे? 5।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इधर तक तो सेम चलेगा, लेकिन इधर से बाद में आपका बदल जाएगा। ये इसको रट लेना है ना, अगर नहीं समझ में आया अभी, क्योंकि हमने पहले डिटेल में बता चुके हैं इसको। जो पहली बार पढ़ रहा है वो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम जाए, वरना जाएगी नहीं। ठीक, ऊपर वाले बना के आना, आप बन जाएगा अपने आप। पहले आप 23 तक पूरे बना लेना है ना। अब ये देखो 29 नंबर वाला, ऐसे ये होता है 1:2, ठीक है। इसको भरे तो ने 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 हो गए। इसके बाद में 4:2, कितने हो गए? 20 हो गए, है ना। देखो 2, 4, 6, 10, 10, 20 हो गए। इसके बाद में आप कहाँ चलेंगे? 3D में। अब 3D कितने? 9 बचे, तो 9 इसमें भर दोगे। ये होगी समान जिंदगी, मेंटस जिंदगी। देखो क्या है, बिल्कुल सेम। अब ये क्या करते हैं? 1:2। अब देखो इसका पहले अपन सेल बना लें, ये मतलब उपकोष बना लें पहले, है ना। तो एस उपकोष में ऐसे भर जाएंगे, जबकि डी उपकोष में कैसे भरेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। टोटल कितने भरे गए? अभी तो 5 भरे गए। ये 6 भरा गया, ये 7 और ये 8 और एक ये 9। टोटल आपने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसे भर दिए 9 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुई है दिक्कत, कि ये है ना, ये होते हैं अमीर आदमी और ये हैं आपके गरीब आदमी, ठीक है। तो अमीर आदमी क्या करते हैं? छोटे लोगों के पैसे हड़प लेते हैं। तो इनके जो इनके पास पैसे ही थे, है ना। तो इस वाले ने क्या किया, इसने इसका 1 रुपया हड़प लिया, है ना। जैसे ऊपर वाले ने किया था ना, कि ये इधर पे खाली डला था, तो इसने तो इधर तो इन्हें मांग लिए थे कि भैया दे दो, लेकिन इधर पे ये क्या कर रहे हैं? हड़प ले रहे हैं। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे बाद में जुड़ जाएंगे इसके साथ, ठीक। तो देखो आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहना है, और बाकी के जो क्या इसके पास क्या हो जाएंगे? 2 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक सेकंड, थोड़ा सा बना दे रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो 2 इसमें भर जाएंगे, फिर 2 इसमें। अच्छा ध्यान रखना, पहले एक एक भरा करो, है ना, कन्फ्यूज नहीं। एक एक भरे, 5 हो गए, ठीक है। 6 7 8 9 और ये 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके कैसा बनेगा? तो इधर तक तो ठीक चलेगा, 3p तक तो, ठीक है। आपका 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s कितना आ जाएगा? अब देखो 1 आएगा, है ना, गलत नहीं करना है ना। और डी में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ये सही वाला है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इतने ही पढ़ने हैं, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिए। चलो नेक्स्ट, संयोजकता, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जो आपके होते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए संयोजकता, है ना, स्पेशली। तो कार्बन यौगिक मतलब जो कार्बन से बनी यौगिक है, सिंपल सी बात। अब देखो कार्बन की संयोजकता बच्चों होती है 4। कितनी होती है? 4, यानी कि 4 बंध लग सकते संयोजकता का मतलब आप ये समझिए, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब होता है, ऑक्सीजन के बंध होते हैं 2, है ना, यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, मैक्सिमम 2 बॉन्ड लग सकते हैं इसके साथ में, बंध के लिए अपन बॉन्ड कहते हैं। नाइट्रोजन में मैक्सिमम 3 बंध लग सकते हैं बच्चों आपके, है ना। हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने बंध लग सकते हैं? 1 लग सकता है बस। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर हमने देखो कार्बन लिखा है, तो या तो हम ऐसे लगा दें 4 बंध, या फिर हम 2 ऐसे लगा दें, 2 ऐसे लगा दें, तो भी ठीक है, ठीक है। या फिर हम आपको कैसे लगा दें? 3 ऐसे लगा दें और 1 1 लगा दें। तो देखो इसके भी 4 हो गए, गिन लो एक बार, इसके भी 4 हो गए 4 4 बंध। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमने अगर ऑक्सीजन को ऐसा लगाया तो क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या हम ऐसा लगा दें अगर ऑक्सीजन में 2 और ऑक्सीजन में 2, तो यह सही है? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन में मैक्सिमम कितने बॉन्ड लग सकते हैं? सिर्फ 2। या तो एक सिंगल लगा दो ऑक्सीजन में दोनों तरफ, या डबल लगा दो इकट्ठे, है ना। चलो अब देखो, ये तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, हम बताना क्या है। उदाहरण के तौर पे अपन एक चीज़ देखते हैं, पाई बंध और सिग्मा बंध में, है ना। तो देखो अगर अपन ने देखा कि ये CH4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन होगा और 4 कितने लगे? हाइड्रोजन लगे आपके, ऐसे आपने लगा दिए। तो देखो बच्चों, अगर आपने ऐसे लगाए अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, ये जैसे CH2 और डबल बॉन्ड और CH2 लगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो अगर बॉन्ड अगर आपके क्या होंगे? बढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन आपके घट जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो अब 2 कार्बन के बीच में क्या लगा है? आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब देखो एक H और एक H इधर पे, एक H इधर पे और एक H इधर पे आपका, देख लिया आप, समझ गए। अब देखो
अब आपको क्या करना है, देखो हाइड्रोजन में क्या अपन ने ऐसे लगा देते तो क्या ये ठीक होता, आप खुद ही बताओ, सोचो। ठीक है, क्यों नहीं होता ठीक, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती, एक होती है ना, दो बॉन्ड नहीं लगा सकते इसमें तो इधर पे एक एक लगी, हाँ बिल्कुल लगी है। कार्बन में जहाँ अगर संयोजकता पूरी करना हो, कुछ नहीं लगा हो, तो हाइड्रोजन जोड़ देना एक, है ना, अपने आप जोड़ लेता है वो। अब देखो, तो एक होता है ना हमेशा बच्चों, तो एक एक जो होते हैं ना, इनको हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जो एक एक लगे होते हैं, सिंगल सिंगल। जो डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों आपके, वो एक होता है आपका सिग्मा और दूसरा होता है बच्चों आपका पाई। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो इसमें कितने आपके सिग्मा और कितने पाई हैं बताओ हमें। तो 1 2 3 4 5, 5 आपके क्या हो गए बच्चों, सिग्मा। ठीक है, 5 आपके सिग्मा हो गए, आप लिख देना, है ना। जबकि आपका पाई कितना हो गया, पाई सिर्फ एक बंद बन रहा है, एक बंद है पाई। ठीक, इसमें देखो, इसमें सिग्मा देखो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो सिग्मा कितने बंद हो गए, 4 हो गए। पाई बंद है क्या बच्चों इधर पे, नहीं है, क्यों, क्योंकि पाई बंद के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए आपको। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, इस पे करवा देते हैं अपन, यहाँ पे, है ना। अब देखो, जैसे मान लो ये लिखा है ऐसा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इसको तुम तोड़ के लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसा बना के लिख सकते हो, है ना, कि एक बंद ऐसा लगा होगा हाइड्रोजन और कार्बन में, है ना। तो देखो इसके बीच में कितना सिग्मा बंद लगा है, इसके बीच में भी आपका सिग्मा। देखो पहला वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, हम बताते हैं सिग्मा ही होता है, दो बाकी के, अब दूसरा वाला पाई, ठीक है, और तीसरा वाला भी आपका पाई होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में, ध्यान रखना। तो बच्चों टोटल कितने बंद हो गए आपके, तो पाई हो गए आपके 2 और सिग्मा हो गए आपके 3। समझ गए आप लोग, ठीक है, ये आप कर लेंगे। हाँ, आप कहें जरूर, ये कहेंगे कि भैया हमें ये वाला बताओ आप, हम बता देते हैं ना, बाकी के आप लोग कर लेना, इनको तोड़ के लिख लेना, है ना। अब जैसे ये लिखा है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको अपन ओपन करते हैं। देखो जितने भी आपको ये कोने कोने दिख रहे हैं, इन पे क्या लगा दो, कार्बन लगा दो। ठीक है, जितने भी कोने दिख रहे हैं आपको, इन पे कार्बन लगा दो, जितने कोने दिख रहे हैं सब पे कार्बन लगा दिए, अच्छी बात है। अब बेंजीन की संरचना आपने अगर पढ़ी हो अच्छे से पहले कभी, तो देखो क्या होता है, बेंजीन की जो गोल बन रहा है ना, ये क्या होता है, बॉन्डिंग के डबल बॉन्ड की वजह से बनता है ऐसा, है ना, ये गोल। तो देखो आपको डबल बॉन्ड अगर इधर पे लग रहा है, तो फिर दूसरे के साथ में एक छोड़ एक लगाना है ना, एक छोड़ के एक लगा सकते। आप इसको ऐसा भी बना सकते थे नॉर्मली, देखो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे मान लो जैसे आपने क्या किया कि यहाँ पे कार्बन लिखा, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी लगा दिए। अब आप क्या कर, मान लो इधर बॉन्ड लगाया, तो फिर आप इधर पे नहीं लगाएंगे दूसरे नंबर पे, है ना, इधर पे बॉन्ड नहीं लगाएंगे, फिर आप इधर पे लगाएंगे, फिर एक छोड़ के इधर लगाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना, या आप ऐसे भी लगा सकते थे। चलो ठीक है। अब देखो अपन को क्या करनी, पहले संयोजकता पूरी करो कार्बन की। तो कार्बन के साथ में क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन निकला होता है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि जब ही तो इसकी संयोजकता पूरी होगी, है ना। कार्बन को कितने चाहिए, बिना संयोजकता के वो तत्व तो पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। अगर यहाँ एच नहीं लगा होता ना इनमें, तो वो कार्बन माना नहीं जाता कि कार्बन की संयोजकता पूरी है, क्योंकि कार्बन के लिए 4 चाहिए मिनिमम बॉन्ड, मिनिमम नहीं 4 चाहिए ही चाहिए, ना 4 से कम चाहिए, ना 4 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, चाहे वो इकट्ठे डबल लगे हुए कहीं, चाहे इकट्ठे ट्रिपल लगे हुए। चलो देखो, अब अपन गिने सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब तो आप शायद गिन भी लेंगे। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है, इस पेन से बना रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 और ये 8 और ये 9, ठीक है, और ये 10 और ये 11 और ये 12, ठीक है, हो गए आपके 12 सिग्मा। चलो अब बच्चों आपको एक चीज़ हम बताएं, देखो आपको क्या करना है, कभी भी आपके लिए, ठीक है, अब बाकी के जो बचे वो पाई हो गए, है ना, 1 2 3, 3 पाई हो गए। आपको कभी भी क्या नहीं करना है, एक गलती नहीं करनी है कि सिग्मा और पाई बंद बता रहे हैं आप जब, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लिखने हैं ना कि पहले आपने मतलब ऐसे ऐसे पूरे पूरे बना लिए। अगर आपने पहले पाई गिन लिए तो पहले पाई बना देना, ठीक है। पाई कितने आए, 3। अगर आपने सिग्मा गिन लिए तो बता देना कि 12 सिग्मा आए थे। ठीक, एक बार काउंट कर लेना अच्छे से, ऐसे गिनती सही है, 1 है ना, 1 2 3 3, इसके बाद में ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, है ना,
ये 10, ये वाला 10 है ना, ये 11 और ये 12 ही है ना, और 3 आपके ये हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप कभी कभी ऐसे भी कहते हैं कि हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो फिर सिर्फ आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले गिनेंगे। वो पूछेंगे कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो जो कार्बन कार्बन के बीच मिलेंगे तो आपको वो बताने पड़ेंगे सिर्फ। तो ऐसा भी पूछ लेंगे। मान लो हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, इसने पूछे कि कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, तो सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में देखो ध्यान से आप बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने पाई बॉन्ड है? सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, ठीक। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है, दिखाई दे रहे। तो ऐसे भी कभी कभी वो प्रश्न कर लेते हैं। आप समझ गए हैं इसमें, ठीक है, आप कन्फ्यूज नहीं होना है, हमने ऊपर समझा दिया ना बड़े सिंपल तरीके से, बस आपको ऐसे ही करना है। चलो अब देखो आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम थोड़े से क्या है, हो सकता है कि आज ना हो पाए पूरे, ठीक है, लेकिन अब कोशिश करेंगे करने की। ये गिनती है, जिसको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है तो देख लो। एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं बच्चों? एक कार्बन को कहते हैं मैथ, दो को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन, ठीक है। अब देखो हम आपको एक सिंपल सा तरीका बता दे रहे हैं। देखो ये जो समान सूत्र दिखाई दे रहे हैं ना, इनका उपयोग करो आप फटाफट, ठीक है। तो देखो समान सूत्र से आप बना लेंगे, ये एल्केन के लिए है, ये एल्कीन के लिए है और ये एल्काइन के लिए है। देखो ये होते हैं बच्चों सिंगल बंद वाले, ये होते हैं आपके डबल बंद वाले कार्बन, ये बच्चों होते हैं आपके ट्रिपल बंद वाले कार्बन, ठीक है। आपने क्या कर दिया, CnH2n2। अब एक एल्केन का सूत्र बन गया। मान लो तुमने कार्बन की एन की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। अब तो मतलब इधर पे भी आपका 1 आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो CH 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। तो ये बन गया आपका क्या, देखो एक कार्बन आ गया, तो एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं बच्चों अपन, मैथ। तो लिखो इधर पे क्या, मैथ। देखो क्या होता है साथ में, हमने एक चीज़ और लिख दी इधर, देखो ध्यान से, इन। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो फिर बाद में अपने सिंगल बंद देखा तो सिंगल बंद में क्या जोड़ देना होता है, इन। तो क्या बन गया, मैथेन। आपने यहाँ पे 2 कार्बन में 2 रख दिया, ठीक है, एन की जगह पे। यहाँ पे आपने क्या किया, 2 था ये और एन की जगह पे 2 रख दिया, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, है ना। इस सूत्र के हिसाब से चल रहे अपन, ठीक है, इस सूत्र में रख रहे अपन मान। तो अब देखो क्या बन गया सूत्र, C2H के साथ में कितने, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 6। तो C2H6 क्या हो जाएगा आपका, इसको आप देखो तो 2 के लिए क्या कहते हैं अपन, ध्यान से देखो इसमें ऐसा कहते हैं अपन एथ। तो इसके लिए क्या कहेंगे अपन, एथ। सब में सिंगल बॉन्ड लगे है ना, डबल बॉन्ड होता तो वहाँ अलग से दिखाई देने लगता है ना। तो इस डबल बॉन्ड के लिए अभी बाद में बता रहे, इसको कहेंगे अपन एथेन। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे 10 तक बना लेंगे क्या, जो हमने ऊपर गिनती दी है, बिल्कुल आप बना लेंगे, ठीक है, बनाइएगा। चलो फटाफट से अपन किसको कर लें, अपन कर लेते हैं एल्काइन को, ठीक है, एल्कीन को कर लेते पहले। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n, इतना ही होता है, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड होता, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, बिना 2 कार्बन में ही हो सकता है डबल बॉन्ड हमेशा, वो तभी आपका एल्कीन कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड का एल्कीन कभी नहीं बनता और एल्काइन भी आपका कभी नहीं बनता, ठीक है। सिंगल कार्बन का, एक कार्बन में तुम अकेले डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम 3, अपन को क्या चाहिए, 3, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम आपको 2 कार्बन चाहिए, ठीक। चलो तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन क्या करेंगे, एक आपने एन की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया है ना, यहाँ पे आपने 2 एन की जगह पे 1 रख दिया, तो कितना बन गया आपका, तो C1 और H2। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए अपन ने क्या किया था कि 1 नहीं रखना है, आपको मिनिमम 2 से स्टार्ट करना होता है बच्चों, ठीक है। तो आपने 2 रखा एन की जगह पे, 2 और एन की जगह पे कितना, 2, तो ये गुणा होता है ना, आप जानते ब्रैकेट, तो ये क्या बन जाएगा H4। तो C2H4 सूत्र बन गया है ना। अब इसको जमा के अपन कैसा लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख देते इसको जमा के। समझ में आई आपको बात, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, है ना। चलो ऐसे आप जनरल सूत्र तो आप बना लेना, ये समान सूत्र कहलाते हैं ना, ये होते चेन में यानी कि श्रृंखला में होते ये, तो श्रृंखला वाले अपन को भी पढ़ने हैं, हम डिटेल में करवा रहे हैं अभी आगे आपको। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए अपन कहते हैं एथ, है ना। और क्या है ये
डबल बॉन्ड वाला है इसलिए इसको कहते हैं अपन ईन, तो हो गया ये एथीन। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अपन देखो ऐसे 3 कार्बन रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 का, ठीक है, 2 का गुणा हो जाएगा 3 में, 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों आपका, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या कहते हैं अपन प्रोप, तो प्रोपीन, ये बन गए आपके। तो ऐसे आपको 10 इसके भी बना लेना है ना। चलो अपन फटाफट से ये समान सूत्र वाला एक और कर ले रहे हैं ना, एल्काइन भी कर ले रहे हैं। एल्काइन के लिए CN, ठीक है, 2N-2, यही है ना, हाँ यही है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं आपके, फटाफट देखेंगे आप। यहाँ पे आपने रखा होगा 1-1, तो 1-1 रखोगे तो नहीं बनेगा है ना, आप जानते हो, इसलिए हम डायरेक्ट 2 रख रहे हैं ना N की जगह पे, अभी बताया था क्यों नहीं रखते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 2 रखा, N की जगह पे आपने फिर से 2 रखा, यहाँ पे -2, अब C2, 2 दूनी 4, ठीक है, -2। सूत्र क्या बन गया आपका, 2, 4 में से 2 चले गए, 2 बचे, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये H है और H जुड़ गया इसके साथ में, ठीक। ये बन गया इसका जो सूत्र है ना, ये होता है समान सूत्र, ये होता है श्रृंखला वाला सूत्र है ना। चलो तो बच्चों इसका नाम क्या रखेंगे अपन, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या कहते हैं अपन लोग, एथ, ट्रिपल बॉन्ड लगे तो उसके लिए आयन, तो एथाइन, क्या हो गया है, एथाइन, ठकुरायन नहीं है ना, या फिर और कुछ भी। चलो इसके बाद में C, अगर इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, अब 3 रख देंगे, तो 3 का सूत्र कैसा बनेगा, ठीक है, तो C3H, 3 दूनी यहाँ पे हो गए होंगे 6 और -2 है ना। देखो आपने क्या किया, इधर पे रखा 2 था आपका ब्रैकेट में, ठीक है, यहाँ पे N की जगह पे आपने कितना रख दिया, 3 है, -2, ठीक है, 3 दूनी 6, -2 हो गए, ठीक है, तो ये हो गया C3 और ये हो गया आपके H4, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए तो इस सूत्र को आप क्या कहेंगे, इसके लिए अपन कहेंगे प्रोपायन, ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए बन गए। अब अपने, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कब कहेंगे कि भैया इसका स्ट्रक्चर नहीं बनता, क्या बनता है, देखो आपने ऐसे बना लिए, एक जगह कहीं पे 3 लगा दिए, यहाँ पे देखो इसके काम, इस कार्बन के तो पूरे हो गए, इसमें सिर्फ एक H लगना है, इसमें 3 लगने हैं, समझ गए क्या आप, ठीक है। आप चाहते तो फैला के भी लगा सकते थे। अब IUPAC नाम देखो, ठीक है, IUPAC नाम देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ पे भी आपको ये दिख रही हैं, ठीक है, ये आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे हो ना चीज़ें, ये देखो जैसे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट जहाँ दिख रहा है वहाँ पे कार्बन कार्बन लगा दो, बस बन जाएगा आपका, ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता तो आप पूरी कर ही लेंगे, तो बस आपको क्या करना है, अगर डबल बॉन्ड होता ना तो ये ऐसा लगाते ये लोग, लेकिन डबल बॉन्ड ये नहीं, सिंगल ही बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। अगर मान लें ए लिख दिया N और यहाँ पे एक ऐसा लगाते हैं ना, तो अब ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या कहते हैं, हेक्स, तो इसका नाम सीधे लिख देना आप हेक्सेन, बस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले हैं। इसके बाद में देखो, अब आपने देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन लगा दिए, ठीक है, पॉइंट पॉइंट पे। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे भी हैं, लेकिन ध्यान से देखो अब इस पे तुम्हें गिनती देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी बच्चों गिनती, क्योंकि ये ब्रोमीन लगा है ना, ये दीदी बैठ गई यहाँ के, इसलिए 1 और ये 2, ठीक है, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, गिनने के लिए तो वैसे ही गिनती करते तुम, तो इसलिए इस अच्छे से कर लेना है ना। तो आपके 2 आगे लगा रहे हैं ना ब्रोमो अपन, ठीक है, तो ब्रोमो, ठीक है, अब टोटल क्या है 6, तो हेक्सेन, 2 ब्रोमो हेक्सेन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये देखो जब भी कभी ब्रैकेट वहाँ से डब्बे बंद वाले आ जाएं, अच्छा मान लो एक क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं एक्स्ट्रा है ना समझने के लिए, मान लो मैंने ये लिख दिया है ना ये, और यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है, इसका नाम क्या आ जाता फिर, ठीक है। तो आप गिनती देते 1 2 3 4 5, गिनती कहाँ से देते अभी हम सिखा देते हैं। तो गिनती अपन हमेशा वहीं से देते जहाँ से आपको या तो डबल बॉन्ड पास में पड़े, या फिर ये लटे निकली ना, ये जैसे ये BR थे, या फिर कहीं कहीं CH3 होता है, तो वहाँ से देते अपन पास में। अभी हम आगे बता दें डिटेल में। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो 5 के लिए क्या कहते हैं बच्चों अपन, 5 के लिए कहते हैं अपन पेंट, ठीक है,
अब इसके लिए डबल बॉन्ड लगा, एक पे ही लगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेंटीन लगा दो। ठीक है, पेंटीन, पेंटीन शैम्पू नहीं है ना, पेंट इन, पेंटीन है ना। चलो इसको देखो, अगर मान लो कभी भी आप, अगर ट्रिपल होता तो क्या बन जाता, पेंटाइन बन जाता, सिंपल सा बात है ना। अब इसको देखो, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपने जो देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ से बंद है ना, पूरी तरफ से। अगर जब भी कभी भी ऐसा बंद होने की अगर आपको अनुभूति हो रही ना, तो इनको भी ऐसे लगाओ। और क्योंकि डबल बॉन्ड होते तो ऐसे अंदर लगा देते अपन, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, 3 कार्बन के लिए कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए कहते हैं अपन एन, तो क्या कह देंगे, प्रोपेन। लेकिन चारों तरफ से बॉक्स बंद है, इसलिए इसको क्या कह देंगे, साइक्लोप्रोपेन। समझ गए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन लगे होंगे ना, आप कार्बन लिख भी सकते थे, टोटल 5 हैं, तो 5 के लिए क्या कहते हैं अपन, पेंट। सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल तो दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए क्या कह देंगे आप इसको, पेंटिन। और सामने क्या लगा देंगे, साइक्लो, क्योंकि बंद डिब्बा है, साइक्लोपेंटिन। ठीक है, आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेना डिटेल में, थोड़ा जल्दी क्लास करना, देरी हो गई है ना। नेक्स्ट देखो, अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, अनुलग्न से अपन हमेशा गिनती देते हैं ना, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अपन इसको, तो इधर से गिनती थी 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर पे लगाया आपका क्लोरो, है ना। तो ध्यान से देखेंगे आप, तो 1 क्लोरो, ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 है ना। 6 के लिए अपन क्या कहते हैं, हेक्स, लेकिन ये डिब्बा बंद है, इसलिए साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप। अब इसको देखो आप लोग, ठीक, ये इसको क्या कहेंगे आप, अब गिनती यहाँ से दीजिए, 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी दे सकते, उल्टी भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वहीं से देंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो, या फिर जी लटें निकली ना आपकी, ऐसे वहाँ से दें या फिर। चलो वैसे वो भी हम आपको बता देंगे ऑर्डर कि कहाँ से किसको पहले गिनती देनी है। सबसे पहले नंबर, इसका नाम क्या होगा आपका, साइक्लो, डिब्बा बंद है तो साइक्लो, 6 है टोटल, तो 6 के लिए कहते हैं अपन हेक्स। लेकिन 1 नंबर पे क्या लगा है, इन, तो वैसे 1 नंबर पे लगा तो डायरेक्ट हेक्सीन कह दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो जैसे यहाँ पे एक जगह और कहीं लगे थे, ठीक है, तो फिर अपन जैसे मान लो इधर पे भी डबल बॉन्ड लग जाता, तो फिर उसका नाम थोड़ा अपन चेंज करते, अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, साइक्लोहेक्सीन, इसको अपन बेंजीन कहते हैं, आप डायरेक्ट याद रख लो, बेंजीन। ठीक है, पता होगा आपको, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है ना, ऐसा नॉर्मल बना दे तो बीच में गोल लगा दे, भी बेंजीन ही है। अच्छा ये देखो, ये कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, एनिलीन का, नेप्थलीन का, क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, एसिटिक अम्ल का, ये सूत्र हमने लिख दिए हैं आपको, जिस सामान्य सूत्र है ना, ध्यान रखना, जो सामान्य नाम है इनके वो लिखे हैं हमने, तो ये पेपर में पूछ लिए जाते कभी कभी, तो हमने इसलिए इधर पे लिख दिए हैं। इनको सबको सीख के जाना आप, है ना। अब आगे की ये चीज़ें जो, तो ये अभी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और 12th वालों के लिए हम अलग से करवा देंगे, 11th वाले आप लोग देख लीजिए, है ना। जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो बता दे। देखो चेन हमेशा आपको चुननी होती है कहाँ से, जहाँ से आपको ये फंक्शनल ग्रुप पास में पढ़ रहे हों। ठीक, जैसे कि आपको सबसे पहले जैसे एक देखो CH3 लगा है और एक ये भी लगा है, आपको हमेशा कहाँ से चुनना है कि जब भी अगर एल्कोहल की अगर OH आ जाए, ठीक है, एल्कोहल होती है तो इसमें क्या लगता है, ऑल। ठीक है, बाद में, तो आपको हमेशा गिनती स्टार्टिंग से देनी जहाँ से एल्कोहल पास पड़ रहा हो, आपको CH3 नहीं देखना फिर। ठीक है, तो आपने यहाँ से गिनती दी 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दी गिनती। 3 नंबर पे आपको दिखाई रहा एल ऑल है ना, तो एल्कोहल हमेशा बाद में लगाते हैं अपन, है ना। तो अब देखो 6 नंबर पे आपकी लट दिखाई दे रही थी, तो इसको लिख दो सबसे पहले, तो 6 मैथिल, टोटल कितने हैं 8 के लिए अपन ऑक्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है सब जगह, हाँ, डबल बॉन्ड तो नहीं दिखा रहा कार्बन कार्बन के बीच, नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है, और एल्कोहल लगा है 3 नंबर पे, तो 3 ऑल। इनको आप याद कर लेना, है ना, ये हमने पूरे लिख दिए हैं एक एक करके, ध्यान से देख लो। ये हेक्सेन 2,4 डाइऑन, ठीक है, डाइऑन ऐसा होता है ना, डाइऑन। इसके बाद में ये हेक्सा 1,3 डाइईन, ठीक है, और 5 आयन, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें, इसलिए। इसका देखो क्लोरोहेक्सिन, इसको देखो जैसे मान लो ये हमने ओपन करके लिख दिए है ना, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, CH3
सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये CH2 CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे Cl ऐसा नहीं लगाते तो साथ में ब्रैकेट में लिख देते हैं ना Cl, अगर यहाँ नहीं लगाना था तो, और ये CH। इनके बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो होता ही सिंगल बॉन्ड दिखाना नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाने पड़ते हैं ना समझने के लिए। ट्रिपल एक 5 नंबर वाला आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूरे आए भये हैं ना, इसलिए हमने इधर पे इकट्ठे लिख दिए। नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन 2 in 1 ऑल, ठीक है, ये आपको दे दिया हमने। 12th वाले ये पूरे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, है ना, इस आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये कुछ सामान्य नाम आ गए आपके, एसिटामाइड कहते हैं इसको, है ना। देखो जब भी कभी 2 कार्बन होते हैं ना उसको अपन एसिड पढ़ते हैं सामान्य नाम में, ठीक है। देखो ये होता है CO। अब नेक्स्ट देखिए आप, C2H5 और CH3CO, इसको पढ़ते अपन एथाइल एसीटेट, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल किसे कहते हैं तो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। वैसे तो इसका वो IUPAC नाम भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसको भी आप कर लेंगे, फिर ये भी आप कर लेंगे। अच्छा ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रोपेनॉन, ठीक है, IUPAC नाम ये है इसका प्रोपेनॉन, जबकि समान नाम क्या होता है एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं लगा तो क्या लगा देंगे आप CH, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए था, बस लगाना नहीं पड़ता है, हमने यहाँ पे ओपन करके बता दिया। स्ट्रक्चर यहाँ सब कभी कभी ऐसा भी दे देते, कभी कभी पूरा पूरा लिख देते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा बना के इसका IUPAC नाम लिख देना, ठीक। यहाँ पे अब क्लोरोफॉर्म सामान्य नाम हो गया इसका, है ना, जबकि इसको नाम रियल में क्या होता है ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, इसको अपन ब्यूटेन कहते हैं, ये तो सिंपल सा वही सिखाए हम, ठीक है। अब ये वाला जो नाम है ये आपको खुद लिखना है, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक। कुछ नहीं करना, गिनती दे देना 1 2 3, ठीक है, बता देना कि कितने नंबर पे, 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है, 2 नंबर पे क्या लगा है आपका CH3 के लिए अपन क्या कहते हैं मैथिल, और C2H5 के लिए अपन प्रोपिल वो एथिल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैथिल हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में 3 के लिए अपन क्या कहते हैं पेंटेन पूरा लिख देना, और कितने नंबर पे 2 नंबर पे लगा है 2 ऑल, ऐसा आ जाएगा इसका, है ना। चलो इसका नाम एक ब्रोमो एथेन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है साधारण नाम होता है टोल्यूइन, जबकि इसका IUPAC नाम क्या होता है मेथिलबेंजीन, ठीक है। एक मेथिलबेंजीन भी आप लिख सकते, कोई गलत नहीं है। फाइनली 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, गिनती आपने दे दी, इसको फटाफट कर लिए। अब देखो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को आ सकते हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, 11th एंड 12th बोथ क्लासेस, ये होमवर्क है, सिर्फ 11th वालों को ये होमवर्क करने हैं, ठीक है। हमने लिख के दे दिया, ये परमाणु क्रमांक लिखा है, आपको उसके क्या करने हैं न्यूटन निकाल के लेके आने हैं, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपको निकाल के लेके आनी है, ये क्वेश्चन है। मान लो इधर पे हम दे दे रहे हैं एक 16 नंबर वाला भी। अच्छा 17 नंबर पे क्या आता है क्लोरीन आता है ना, 4 नंबर पे क्या आता है बेरिलियम आता है, ये आपको बताना है पूरा, ठीक। चलिए थैंक यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये चैनल, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए थैंक यू वेरी मच।